जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल कैप्टन K2 एकेडमी में। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे संसाधन, उसकी आज कक्षा 2 है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। उसका वर्गीकरण देखा था, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं और फिर उनके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। ये सारी बातों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था। आज पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं कि जो मान इससे पहले जो पिछले कथन जो था, एक कथन हम छोड़ करके गए थे। एक प्रसिद्ध भूगोल वेदा है जिनका नाम है जिम्मरमैन। जिम्मरमैन जी का एक प्रसिद्ध कथन था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। उस कथन पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। आज का जो हम लोग का बिंदु रहेगा क्या क्या रहेगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, उस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। दूसरा नंबर चर्चा करेंगे कि मानव एक संसाधन है कैसे, ये बात की चर्चा करेंगे। और तीसरा नंबर ये बात चर्चा करेंगे कि क्या कि अगर किसी देश में प्राकृतिक संसाधन की मात्रा कम है तो वह देश विकास कर सकता है या नहीं कर सकता, उस पर चर्चा करेंगे। और पर्यावरण के साथ हम लोग मानव, ठीक है, पर्यावरण के साथ मानव, टेक्नोलॉजी और संस्था का जुड़ाव देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संसाधन किस तरह से किसी देश की भूमिका, मतलब किसी देश की विकास में भूमिका निभाता वो देखेंगे। और उसके बाद फिर से हम लोग संसाधन का वर्गीकरण पे आएंगे, ठीक है। तो ये तीन चार बात आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो एक कथन था जो छोड़ करके गए थे जिम्मरमैन जी, वो कथन क्या था समझिएगा। कथन से हम लोग चल रहे हैं, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन नोट्स आप लोग जैसे लिख रहे हैं वैसे ही नोट्स आप लोग को बनाते चले जाना है। संसाधन होते नहीं, होते नहीं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है, होते नहीं बनते हैं। ये कथन किनका है? तो एक भूगोल शास्त्री है जिम्मरमैन। किनका कथन है? जिम्मरमैन साहब का ये कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते। इनको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि संसाधन किस तरह से होते नहीं बनते, आखिर ये कह क्या गए। तो आप लोग को पता है कि मान लीजिए, मान लेते हैं कि यहां जो है कोयला था। ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास कोयला था। क्या है ये? कोयला था। कोयला था। जब ये कोयला का जब तक हम लोग उपयोग नहीं किए, कोयला जो है ये कोयला का जब तक हम लोग उपयोग नहीं किए, ये क्या है? कोयला अभी मेरे पास साधन है। साधन है कोयला, क्या है मेरे पास? साधन है, ठीक है। अब मानव को क्या हुआ? मानव को, ये मानव है, ठीक है, ये मानव है। और मानव को हुआ क्या? आवश्यकता पड़ा। क्या? किस चीज की आवश्यकता पड़ा? आवश्यकता पड़ा। तो क्या आवश्यकता पड़ा? इनको आवश्यकता पड़ा भाई हमें ऊष्मा चाहिए। क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। हमें ताप चाहिए, ठीक है। हमें गाड़ी को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कोई जलावन चाहिए। तो अब हुआ क्या? ये जो मानव है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी में सबसे श्रेष्ठ मानव को ही कहा जाता है। चिंपैंजी मानव जो भी है, मानव को कहा जाता है। तो आप समझेंगे जो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, क्यों क्यों है उसको भी आगे चर्चा करेंगे। इस वजह से क्योंकि मानव के पास क्या है? ज्ञान है, तकनीक है, ये सब है। तो कोयला जब मानव देखा कि भाई ये काला काला जो दिख रहा है आखिर ये है क्या, इससे हो क्या सकता है, तो मानव इस पर खोजना, इस पर बात करना शुरू किया, इसको खोजना शुरू किया। मानव इसके बारे में जानना शुरू किया, इसको जलाया, देखा जला करके। भाई जब जला ना तो ऊष्मा दिया, ये ताप दिया। ऊष्मा तो इसे देता नहीं उतना मात्रा में, लेकिन थोड़ा सा ऊष्मा दिया, ताप दिया। और गाड़ी चलाने के लिए भी ऊर्जा, क्योंकि पहले जब देखते थे गाड़ी में कोयला डालते थे रेल चलाने के लिए, तब गाड़ी चलती थी। इसके लिए खाना बनाने में भी उपयोगी है। और चिमनी का भट्टी देखते, उसमें भी कोयला से ईटा पकाया जाता है। तब जाकर ये जो कोयला था ये केवल साधन था। इसको संसाधन कौन बनाया? मानव बनाया। तो देख लीजिए कि किस तरह से जिम्मरमैन का कथन सत्य हो गया कि संसाधन होते नहीं, उसको हम लोग बनाते हैं। बनाते कैसे हैं कि ज्यों-ज्यों हमें कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है तो उसके बारे में हम लोग खोजबीन करना शुरू करते हैं, छानबीन करना शुरू करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तत्पश्चात वो चीज संसाधन में जब उसका उपयोग करते हैं तो वो संसाधन बन जाती है। ये बात जिम्मरमैन साहब कह दिए थे। क्योंकि आपसे उतना पूछेगा नहीं, बस समझ लीजिए। ये कथन पूछ सकता है कि भाई कौन कहा था संसाधन होते नहीं बनते, ये बताइए। तो एक ऑब्जेक्टिव एक नंबर में आपका जिम्मरमैन, ऐसे करके पहले फुल कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए पूरा चैप्टर का। फिर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव देंगे और ऑब्जेक्टिव से जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न, ये सारे करवाए जाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए आप लोग।
तो ये बात समझ गए हो कि संसाधन होते नहीं बनते हैं क्या। तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझा देते हैं। ये मेरे पास कोयला था पहले से, क्योंकि कोयला जो है खनिज संसाधन है, ठीक है, वो था प्रकृति में दिया गया था भाई, था पहले से, प्रकृति प्रदत्त था, वो था ही पहले से। अब हुआ क्या, जो मानव था, मानव भी प्रकृति प्रदत्त उपहार है, मानव भी प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। तो अब चूंकि इसमें ज्ञान है, तकनीक है, अब हुआ क्या कि ये देखा कोयला को और आवश्यकता इसको पड़ा था भाई ऊष्मा की, ताप की, गाड़ी चलाने के लिए ऊर्जा की, खाना बनाने के लिए ईंधन की, बहुत सारी आवश्यकता इसको पड़ा। तो देखा ये जो कोयला है इसको अगर हम जलाएंगे तो हमको ऊष्मा मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, ताप मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। कहिएगा सर ये जाना कैसे, तो भाई कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, क्योंकि आदि मानव सब आप लोग को पता है, जब क्या कहते हैं दूसरा कक्षा में पढ़ते होंगे कि आग का आविष्कार कैसे हुआ, गया पत्थर गिर गया, पत्थर से चिंगारी निकला, जंगल जलने लगा, आग का आविष्कार हो गया, ठीक है। एक क्या कहते हैं, एक गाछ का गट्ठर था, मतलब उसको जो टहनी कहते हैं, गोल था, वो ढुलकने लगा, अरे देखा गोल गोल चीज ढुलक रहा है, पहिया का आविष्कार कर लिया। तो इसी टाइप से तब देखा ये कोयला से, कोयला उष्मा दे रही है, प्रकाश दे रही है, तो क्यों ना इसका उपयोग किया जाए। तो जब कोयला का उपयोग हो गया तब कोयला क्या बन गया, संसाधन बन गया। इससे पहले कोयला क्या था, केवल और केवल साधन था, ठीक है। जब इसका उपयोग कर ली तो संसाधन बन गया। ये कथन आपका किनका था, जिम्मरमैन जी का। किनका था, जिम्मरमैन जी का कथन था। अब हम लोग समझने वाले हैं, जो मुद्दे की बात है उस बात पर हम लोग आएंगे, ठीक है। मुद्दा की बात क्या है, ये तो आपने देख लिया कि संसाधन होते नहीं बनते, किनका कथन है, जिम्मरमैन जी का। अब इसी में एक पॉइंट आता है भाई साहब, संसाधन, मानव एक संसाधन है कैसे, मानव एक संसाधन है कैसे, संसाधन है, मानव एक संसाधन है कैसे, मानव एक संसाधन है कैसे, ये बातें आती हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि मानव एक संसाधन है कैसे। आप कहिएगा सर ये कौन बात बोल दिए, तो भाई अभी बोले हैं कि मानव भी तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। अब कहिएगा सर ये मानव, मानव का कैसे, मानव का उपयोग हम कैसे कर लेंगे, तो उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, तो देखिए क्या होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मानव एक संसाधन है कैसे, इसको डिफाइन करिए, इसको बताइए, तो सिंपल सा बात करना है कि भाई मानव एक प्राकृतिक संसाधन का ही रूप है जिसमें बुद्धि सब यही है, ज्ञान, कौशल, तकनीक, समझ, सब एक ही चीज है, समझ इत्यादि हैं, जिसका प्रयोग कर मानव किसी भी वस्तु को उपयोगी बनाता है। इसके अलावा मानव सेवा देकर, सर्विस, नौकरी जिसको कहते हैं, सेवा देकर एक दूसरे की आवश्यकता पूरा करता है, एक दूसरे की आवश्यकता पूरा करता है। अतः मानव एक संसाधन है, अतः मानव एक क्या है, संसाधन। आप समझने का चेष्टा करिएगा, हमने लिख क्या दिया, इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे, समझेंगे। आप समझने का जो अपना लोग का स्टाइल होता है वही आप देखिए, समझने के क्रम में हम यहाँ लिख रहे हैं, अभी इसको लिख लेना आप लोग को, अगर यहाँ दिख रहा होगा तो यही। चलिए लेते हैं क्या, समस्या प्रकट हो गई, यहाँ समस्या लिए, ठीक है। समस्या नाम की एक महिला है, ठीक है, और एक ले लिए हम लोग समाधान, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है समस्या, ठीक है।
और इसका क्या नाम है? समाधान। क्या नाम है इसका? इसका नाम है समाधान। अब हुआ क्या कि ये जो समस्या था, बोल समाधान से पूछा कि बताओ मानव एक संसाधन है कैसे। तो समाधान कहता है कि देखो समस्या कैसे मानव एक संसाधन। तुम तो समस्या हर वक्त समस्या लेके आती है एक ना एक, तो आज तुम्हारा इस समस्या का भी हमारे पास समाधान है। कौन कहता है? समाधान कहता है। अब देखिए ये क्या कहता है कि चूंकि मानव एक प्राकृतिक संसाधन का रूप है, ये तो बात है, चूंकि मानव भी तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, तो मानव भी एक प्राकृतिक संसाधन का ही रूप है। अब मानव में क्या है? तो मानव में बुद्धि पाया जाता है, ज्ञान पाया जाता है, कौशल, तकनीक, समझ, ये सब मानव में पाया जाता है। जी सर, पाया जाता है, जिसका उपयोग कर मानव, देखो बुद्धि का, कौशल का उपयोग कर मानव क्या करता है? किसी भी वस्तु को उपयोगी बनाता है। जैसे कोयला की बात करें तो कोयला जब तक उपयोग में नहीं लाया गया था वो साधन था। मानव क्या किया? उस कोयला में अपना बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करके आखिरकार कोयला का काम कहाँ होगा, तब जाकर कोयला का उपयोग किया, तो कोयला क्या बन गया? संसाधन बन गया। फिर बात आता है कि इसके अलावा मानव सेवा देकर, सर्विस देकर, जैसे कोई गाना गा देता है, जैसे अभी जैसे हम पढ़ा करके सेवा दे रहे हैं, एक मानव की आपकी आवश्यकता की हम पूर्ति कर रहे हैं, पढ़ा करके आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, हम सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं आपको, तो वहां भी मानव एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो मानव एक संसाधन है। और यही तो है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, वही तो संसाधन है। तो मानव क्या करता है? या तो किसी वस्तु में अपना ज्ञान, तकनीक लगा करके वस्तु को उपयोगी बना देता है, या स्वयं किसी का सेवा देकर, जैसे पढ़ा करके हुआ, गाना गा करके हुआ, ठीक है, कॉमेडी करके किसी को खुश करना हुआ, किसी के यहाँ काम करके उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना हुआ, ये सारे के सारे मानव में पाए जाते हैं। अतः मानव एक संसाधन है। ये बातें समझ में आ गई? तब समस्या बोली हाँ सर, अब समझ में आ गया। चलिए, तो आप लोग को भी आ गया होगा, समस्या के साथ साथ आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझे, सबको समझना है। यहाँ ये नहीं कि देखिए 2 मिनट का टाइम देंगे, फटाक इसको लिखना, क्योंकि ज्यादा टाइम देंगे तो फिर दिक्कत वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम है, आप लोग एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट गए थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में जरूर कहिएगा। और इसके अलावा अगर आपको लाइव क्लास चाहिए, चूंकि लाइव चाहिए तो हम फिर लाइव आके पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर बच्चे ज्यादा मात्रा में रहेंगे तो लाइव आके, वैसे अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। अगर इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सारा चीज तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। अगर डाउट कोई हो तो वो जरूर कमेंट में आप लोग पेस्ट कर देंगे, हम देख लेंगे, कमेंट में छोड़ देंगे और डाउट का समाधान आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग की अगर इच्छा हो लाइव क्लास की, तो ज्यादा मात्रा में अगर विद्यार्थी हैं तो लाइव क्लास फिर हम लिया करेंगे। ठीक है, तब उसमें सारे डाउट क्लियर किया करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये बातें लिख लेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। फिर अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का, उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो अगला जो टॉपिक होगा, इसी में है कि 2-3 पॉइंट ऐसा है जो हमसे ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2-3 पॉइंट ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे हमें पूछ लिया जाता है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको देखिए। तो जैसे कि अगर आपसे पूछ दे, ये तो हमने देख लिया, अब इसी में पूछ देगा, बताइए कि जो संसाधन होते हैं वो किसी भी देश की आर्थिक मेरुदंड होता है कैसे, कोई भी देश। आप देखिए यहां बहुत बड़ी बात है कि क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए भाई साहब, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक मेरुदंड, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड कहने का अर्थ है रीढ़ की हड्डी होता है कैसे। क्या क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि बउआ बताइए कि संसाधन कैसे किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक मेरुदंड होता है, रीढ़ होता है। रीढ़ कहने का अर्थ है जैसे हम लोग की रीढ़ की हड्डी होती है ना, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो सारा चीज अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे कि आप ऐसा सोचिए कि जैसे क्या कहते हैं, हाँ, जैसे इस मार्कर के अंदर एक छोटा सा पाइप होगा जिसमें इंक डालते हैं, अगर वो इंक ही नहीं रहेगा ये मार्कर मार्कर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा सर। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन क्या हम लोग का बनने वाला, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि संसाधन किसी भी देश का, किसी भी देश या राष्ट्र का आर्थिक
सामाजिक सामाजिक मेरुदंड होता है, मेरुदंड होता है। कैसे, ये आपको सिद्ध करना है। मतलब कोई भी पूछ सकता है, वैसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, आपको कहेगा संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक डैश होता है। तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा कि भाई क्या होता है, रीढ़ होता है, मेरुदंड होता है। इस टाइप से ऑप्शन आपके बना जाएंगे। तो आपको पता है मेरुदंड कहने का मतलब है एकदम, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी हट जाए, मेने हड्डी हट जाए तो शरीर जाएगा बैठ। जैसे प्रकार इसके अंदर से अगर हम मार्कर के अंदर से एक खोखला पाइप है, उस पाइप को निकाल लेंगे तो मार्कर का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी देश से संसाधन को ही हटा ले, संसाधन में ये नहीं कि सिर्फ प्राकृतिक संसाधन को, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन तो है ही, लेकिन मानवीय संसाधन का भी महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आप मानवीय से पूरा एकदम क्या कहते हैं गौ बता सब रहेगा, पता है रहेगा कि हमको क्या करना है नहीं करना है। अभी आप जापान जाके देखिए, जापान का मानव इतना तेज शार्प दिमाग का है कि वो ऐसा ऐसा चीज बना रहा है कि आप लोग अपना लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपना लोग 5G पे चल रहे हैं, 6G 7G 8G 9G 10G पर चल रहा है। तो ये है मानव, चूंकि ये आया कहां से, वो जी कहां से आ रहा है जो मोबाइल पे हम सिम इस्तेमाल करते हैं, इतना मॉडर्न मॉडर्न मोबाइल आ रहा है, कहां से, मानव ही तो बना रहा है, जानवर थोड़ी बना रहा है। चूंकि अब मानव भी बना रहा है तो मानव भी एक संसाधन। अब ये देख रहे हैं आप, अभी बताए थे मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव अपना ज्ञान का उपयोग किया, तकनीक का उपयोग किया। अब देखिए, तो संसाधन किसी भी देश का किसी देश या राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। कैसे, तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको पता है कि अगर जिस भी प्रदेश में अगर हम प्राकृतिक संसाधन की चर्चा करें जो उपलब्ध, जैसे पर्वत, पठार, कोयला, खनिज, धातु, ये सब, ठीक है, अगर किसी देश में सिर्फ प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो जिस देश में जितना मात्रा में संसाधन होता है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो, अब मानवीय संसाधन मतलब कि जनसंख्या खूब होगा तो वही संसाधन नहीं, जनसंख्या में सब मतलब अपना अपना दिमाग का यूज करके नए नए चीजों अगर बनाती है तब वो मानव संसाधन होगा। ये नहीं कि एकदम खूब जनसंख्या 20-30 हुआ। अब यहाँ 142 करोड़ भारत की जनसंख्या हो गई है। अब 142 करोड़ में बताइए कि सब आदमी के पास सब रकम का दिमाग है, कोई आप कुछ करना, गांव भर में देखते हैं जो अमूमन बिहार का रूल बताते हैं, बूढ़ा सब काम नहीं करना चाहेगा, बैठ जाएगा, ताश पसार रहा है बैठ करके, वहां 4 गो बैठ कर जुआ खेल रहा है। वही आप अदर देश में जाइएगा तो वहां बुढ़ारी में भी काम करता है, कोई ना कोई चीज बनाते रहता है, नया नया चीज। तो वो खाली जनसंख्या होने से मानवीय संसाधन नहीं कहलाएगा, मानव में तकनीक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। तो ये जो किसी संसाधन जो है किसी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है, जहां पर जितनी मात्रा में संसाधन होगी उतनी मात्रा में लोग उसका उपयोग करके अपना वृद्धि विकास करेगा, आयात भी करेगा, बेच करके पैसा भी कमाएगा। अगर जिस देश में नहीं है संसाधन, जो मतलब पिछड़ा हुआ देश है, वो देश समझिए और भी गरीब है, विपन्न है। अभी पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में जाकर देखिएगा महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। जो गाड़ी यहाँ पर सस्ता मिलता है वो पाकिस्तान में जाके महंगा मिल। रीजन क्या है कि पाकिस्तान के पास ना तो इंडस्ट्री है कोई, ठीक है, ना तो उद्योग धंधा है कोई अच्छा से, उतना मात्रा में है, बस 1-2-3 है। उसके बाद वहां प्राकृतिक संसाधन भी न्यून मात्रा में है। वैसे आप जाके देखिए उधर सऊदी अरब हो गया, कतर, दोहा, उधर जाके देखिए, जैसे सऊदी अरब का कुछ ऐसा देश है जहां पे, वहां जाके देखिएगा आपको पेट्रोल अधिक मात्रा में मिलेगा। तो वो पेट्रोल बेच बेच करके अपना वृद्धि विकास, उसके अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। जैसे अपना देश में कोयला का उत्पादन ठीक ठाक होता है भाई साहब, कोयला का हो गया उत्पादन, तो कोयला अपना जहां जरूरत है कोयला का वहां बेच रहे, उससे पैसा लेकर अपना देश ठीक ठाक वृद्धि विकास कर रहे हैं, ठीक है। बिहार का हालत देखिए, बिहार में ना तो प्राकृतिक संसाधन है ठीक मात्रा में और ना ही मानव सब ऐसा है। सब मानव क्या कहते हैं कि बैठ करके ताश खेलेगा, ठीक है, जुआ खेल रहा है, मस्त है। उसके अलावा अब भारत में ना तो क्या, बिहार में उद्योग भी नहीं है। उद्योग के नाम पर आप एगो बिहार का अगर बात करें तो कुछ ही भाग में, जैसे बरौनी, बेगूसराय का बरौनी तेल शोधक कारखाना, मुंगेर का है एक सिगरेट कारखाना, आप कहिएगा सर सिगरेट का नाम ले, तो भाई पढ़ना है आप ही के किताब में, ठीक है। उसके बाद पेपर मिल भी कुछ कुछ था, अशोक पेपर मिल समस्तीपुर में था, उसको भी हटा दिया गया। तो बहुत सारा जो उद्योग धंधा था। उसके बाद झारखंड का जब विभाजन हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो जो भी फैक्ट्री बचा था वो सब झारखंड में भाग गया, बिहार के पास बचा कुछ नहीं। बिहार को बोला झुनझुना तुम बजाओ, अलग करके भी कुछ फायदा मिला ही नहीं हमको, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि भाई किसी भी देश का, राष्ट्र का, राज्य का, अगर जहां पर, ठीक है, खूब मात्रा मान के लिए जमीन है, खूब मात्रा में क्या कहते हैं कोयले उपज, सब आदमी कोयला
तो काट काट के बेच रहा है, रुपया पैसा कमा रहा है, जीवन सुखी संपन्न है, पैसा आ रहा है उसके पास। तो संसाधन किसी भी देश का क्या कहते हैं, या राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। उसी के आधार पर मापन होता है समाज का, कि इसी आर्थिक और सामाजिक मापन होता है। क्या, किसके आधार पर? तो संसाधन के आधार पर। अगर जिस देश में अधिक मात्रा में संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, वह देश आप देखिएगा विकासशील के पथ पर, विकास के पथ पर एकदम अग्रसर है, एकदम खूब विकसित विकास कर रहा है देश। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, बस समझिए इस सब पॉइंट को, ठीक है। ये सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, तो इस वजह से हम लिख रहे हैं और समझाते उसके पीछे कारण हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ये पूछेगा नहीं, ठीक है। अमूमन आप जाइएगा तो बस सीधा लिख लो, हो गया। समझाने का मैंने है कि समझिए, जो सामाजिक विज्ञान है ना, आप में समझ डेवलप करता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर अगर हम बात करें तो आपको पता है क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है तब भी वो देश खूब विकसित है? जापान, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो लिख लेंगे जापान। जापान एक ऐसा देश है, जापान एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक संसाधन का अभाव है, प्राकृतिक संसाधन का अभाव है, परंतु वहां के मानवीय संसाधन, ये वहां के मानव अपनी तकनीक ज्ञान का उपयोग कर अपने देश को विकास की पथ पर ले जा रहा है, ठीक है। अभी जस्ट जैसे समझाए थे, अभी अपना लोग 5G पर अटकल है। जापान जाकर देखिए 6G 7G एकदम बनाते जा रहा है। उसके बाद यहाँ बस का साइज देखिएगा, बस ड्राइवर तो रहता है, क्या बोले, मतलब एकदम मस्त रहता है अपना में, बस में कोई सुविधा नहीं ठीक ठाक से। और वहां जापान का जब बस देखिएगा ना, तो बस का अजीब डिजाइन बनाया कौन भाई साहब? मानव बनाया, अपना ज्ञान का उपयोग करके, तकनीक का उपयोग करके। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन का अभाव है, ठीक है, लेकिन तब भी वो डेवलप्ड कंट्री में गिनती आ रहा है। रीजन क्या है? वहां का जो मानव है ना, वो अपना ज्ञान कौशल तकनीक लगा करके कोई भी चीज को, जो बेकार चीज है, बेकार से बेकार चीज को अधिक उपयोगी बना रहा है, और बना करके वो बेच रहा है दूसरे देश को, और बेच करके पैसा कमा रहा है और अपने अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। तो जापान जो है, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कि कौन सा ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन के मामले में पिछड़ा है परंतु खूब विकसित है? तो जापान एक ऐसा देश का उदाहरण आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पाकिस्तान को भी देखिए, पाकिस्तान में ठीक मात्रा में, वहां ना तो उचित मात्रा में प्राकृतिक संसाधन आपको मिलेगा, और वहां जाके गरीबी देखिए, गरीबी खूब चरम सीमा पर है, महंगाई भी चरम सीमा पे है। महंगाई यहाँ अभी बताएं कि आटा मिलेगा 10-20 रुपए, तो वहां जाके 50-60 रुपए मिलता है। रीजन क्या है? वहां भाई एक तो प्राकृतिक संसाधन का अभाव है, और प्राकृतिक संसाधन के अभाव के साथ साथ मानवीय संसाधन का भी अभाव है। कैसे? तो वहां पर अधिकतर सुने होंगे, वैसा नहीं है कि शरीर बम बनाने में बिजी रहता है, कहाँ से गरीब बनाएगा, कहाँ से नैका चीज बनाएगा? वो सब नैका चीज बनाता है कथी में? रॉकेट बम बनाएगा, कहाँ मारा जाए, कैसे इसको उड़ाया जाए, कैसे लूटा जाए, वो सब काम करने में बिजी है, तो कहाँ से फुर्सत मिलेगा? जैसे आप ही लोग अगर इंस्टाग्राम चलाने में बिजी है, सारा जो दिमाग है इंस्टाग्राम में घुसेड़ दिया जा रहा है, वहां जाके आप वीडियो बना रहे हैं, तो आपका पढ़ाई में कहाँ से आपको याद होगा? तो वही बात है, तो मानव जब तक अपने दिमाग को घिसेगा नहीं तब तक नया चीज नहीं सीख सकता है। तो ये जापान के संदर्भ में कथन था। अब देखिए, ये बातें आपके किताबें में थी। अब जो अगर हम लोग बात करने वाले हैं, तो एक फिगर देखिएगा आपके पुस्तक में इस टाइप से बनाया गया है, ठीक है। और फिगर को किससे जोड़ने का प्रयास किया गया है? ये फिगर को 3 त्रिकोणीय आकृति में बनाया गया। देखिएगा, बीच में है आपका मानव, बीच में क्या है? मानव, बीच में मानव को पर्यावरण से भी कनेक्ट किया गया है। मानव को देखिएगा तो टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट किया गया है, और मानव को संस्था से भी कनेक्ट किया गया। किससे? संस्था से भी कनेक्ट किया गया। कैसे? ये बात सभी हम कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो फिर वही बात अब प्रकट हो गई। कौन? समस्या।
क्या आ गई, समस्या साफ प्रकट हो गई। अब समस्या लेकर के समाधान के पास गया, ठीक है। अब समाधान कहेगा रुक जाओ, फिर तुम आ गई। इसको बार बार समझाते हैं, समझने का ये प्रयत्न करता है। कौन, समस्या। समस्या लेकर के समाधान के पास पहुंच गई। अब समाधान नाम ही है इसका समाधान, तो ये समाधान करने के लिए आतुर है भाई कि हम तुम्हारा समस्या का समाधान कर देंगे। अब आया, बोला कि फिगर समझा, हमको कुछ समझ नहीं आया, मान लो, ठीक है। तो ये आया, इसको बोला, तो अब ही बोला देखो ये जो मानव है ना, मानव, ये मानव जो दिख रहा है बीच में, मानव तुम्हारा जो है वो पर्यावरण से भी कनेक्ट है। कैसे, तो जितने भी पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु हैं, मानव उसका उपयोग कर रहा है। मानव क्या कर रहा है, उसका उपयोग। जैसे कोयला है भाई साहब, प्रकृति में कोयला है, पर्यावरण में वायु है, पर्यावरण में हवा है, ठीक है, ये सब पर्यावरण में निहित है। तो इसका भी उपयोग कौन कर रहा है, मानव कर रहा है, मानव कर रहा है। और अब मानव के एक और विचार ये है कि मानव चाहता क्या है, समझिएगा कि भाई प्रकृति ने दिया, भगवान दिए, इतनी अथाह चीज है, अंधाधुंध उपयोग करो। अभी आप देख रहे होंगे कि शहरीकरण की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र हो गई है, और जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। CO2 की मात्रा बढ़ रहा है, और CO2 की जब ये मात्रा बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और जब ऐसे में पढ़ना ग्लोबल वार्मिंग, और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जो हमारा ग्लेशियर है बर्फ के रूप में जमा हुआ, बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 71% पृथ्वी पर जल है और मात्र 29% भूमि है। 71% जल है, वो पीने योग्य जल की बात नहीं करें, पीने योग्य जल बहुत कम है, ठीक है, पीने योग्य जल बहुत कम है। तो 71%, इसके अलावा कर रहा 97% जल महासागर में निहित है। अब बताइए वो ग्लेशियरों पिघलना शुरू हो जाएगा CO2 के प्रभाव से, तो पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा। जलमग्न हो जाएगा तो मानव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो मानव बचेगा ही नहीं, तो क्या होगा फिर। तो ये जो इतना यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, जब जीवन ही रहेगा तो फिर यूज करने के लिए। तो इस वजह से हमको पर्यावरण को बचाना बहुत अत्यंत आवश्यक है, इसी चैप्टर में हमको पढ़ना भी है, ठीक है। अब फिर आता है कि मानव में, देखिएगा मानव में टेक्नोलॉजी भी रहता है। टेक्नोलॉजी मतलब मानव में ज्ञान रहता है, वो ज्ञान के आधार पर किसी भी वस्तु को उपयोगी बना देता है। इसके अलावा मानव क्या करता है, अनेक प्रकार की संस्था स्थापित करके, ठीक है, संस्था स्थापित, जैसे कोचिंग संस्था हो गया, कोई फैक्ट्री हो गया, वो स्थापित करके नया नया चीजों को बनाता है, बेचता है और अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। तो अब समस्या बोली सर ठीक है, समझ में थोड़ा थोड़ा आया, पूरा तो नहीं आया होगा और आप लोग को भी नहीं आया होगा। कुल मिलाकर कहें तो ये जो मानव है ना, ये मानव तीनों चीज से कनेक्ट है। मानव पर्यावरण से बहुत चीज लेता है, ठीक है, मानव टेक्नोलॉजी लगा करके बहुत चीज को उपयोगी बनाता है, और मानव संस्था स्थापित करके भी बहुत सी संसाधन को बनाता है। ये तीनों कनेक्ट है मानव से। तो यही फिगर में समझाने का प्रयत्न किया गया था, प्रयास किया गया था। यहाँ तो कचरा लग रहा होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस फिगर को यथासंभव आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। बनाने का उद्देश्य समझ गए होंगे कि फिगर जो बनाए थे इसका मेन कथन है कि सब चीज को मानव से कनेक्ट करना। ये क्या कर रहा है, मानव को से कनेक्ट कर रहा है हर एक चीज को। ये संस्था यहाँ लिखा हुआ था। चलिए, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जगह का अभाव है, नोट करते चलिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो यहां तक समझने में कोई परेशानी, और ये पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में। कोई व्यक्ति आपसे पूछ दिया या कोई बच्चे पूछ दिया, जब आप पढ़ लेंगे, पास हो गए, तो पूछ देगा बताइए इस फिगर का अर्थ क्या है। तो वहां पर आपको अगर नहीं समझ के रखिएगा तो फिर दिक्कत वाली बात आ जाएगी। मान लीजिए भविष्य में आपका शादी ब्याह हो गया, ठीक है, बाल बुधरू हुआ, अब आएगा कहेगा पप्पा पप्पा बताइए नहीं कथी है। अब पप्पा तो पढ़ने के समय में देख रहे थे कथी, इंस्टाग्राम चला रहे थे, तो कहां से बताएंगे। तो वही बात हो जाएगा। तो ऐसा मूर्ख नहीं बनना है। ऐसे कहिएगा कि कहने के लिए भी कुछ छोड़िए, कि अपने जो जमाने की कुछ बातें हैं वो अपने बाल बच्चा को सिखा सके, ठीक है ना। वो कहने लायक रहिए, नहीं तो वो भी लायक नहीं रहिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इसको लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। ये 2-3 ऑब्जेक्टिव के तौर पे था। अब हम एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। यहां पढ़ने के बाद आप किताब पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। किताब, वैसे किताब तो पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि आप डाउट लेकर के आइएगा किताब से ही, ठीक है ना। किताब जब तक नहीं पढ़िएगा डाउट उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद फिर किताब आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि किताब का एक एक पॉइंट हम तोड़ करके लिख ही रहे हैं, बता ही रहे हैं। और पढ़िए किताब, और जो डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करिए। चलिए, अब जो हम लोग बात करते हैं, अब सीधा आते हैं संसाधन का वर्गीकरण पे। किस पे आते हैं, संसाधन का वर्गीकरण। और यहाँ से क्वेश्चन आपके रहना शुरू हो जाएंगे। 2 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से
बनना शुरू हो जाते हैं। कहां से? तो यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। संसाधन का वर्गीकरण से क्वेश्चन बनना शुरू। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। एक डायग्राम मेथड से हम वर्गीकरण किए थे पिछली कक्षा में, आज उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। जो संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है मुख्यतः कितने आधार पर? 4 आधार पर। कितने आधार पर वर्गीकरण किया गया? 4 आधार पर। जो पहला जो आधार है वो आधार है आपका उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। हेडिंग डाल दीजिएगा, जो पहला जो आधार है हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ऐसे लिख लेते हैं, पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, जैव है और एक है अजैव। एबायोटिक और नॉन बायोटिक 2 संसाधन है उत्पत्ति के। अब उत्पत्ति का अर्थ सर हमको समझ में आया, आखिरकार ये उत्पत्ति होते क्या है? तो जब मानव को ईश्वर, चूंकि कहा जाता है मिथ है सत्य जो भी है, ठीक है, वैसे अगर साइंटिफिक बात करिएगा तो दूसरा चीज है, लेकिन यहाँ हम सोचने वाले बात क्या है वो समझेंगे। कहा जाता है, इतना समझिए कि जब हम लोग का उत्पत्ति हुआ था मानव सभ्यता का, तो भगवान 2 चीज बनाए थे। पहला चीज कि भाई कुछ ऐसा चीज बनाए थे जिसमें जान नहीं था। उत्पन्न कितने आधार पर किए थे मानव? मतलब कहते उत्पन्न कितने आधार पर भगवान किए थे? वस्तु को कितने आधार पर बांटे थे? 2 भाग में उत्पन्न करके बांटे थे। पहला भाग बांटे थे कि जैव और अजैव। जैव मतलब जिसमें जान पाया जाता है उसको अलग श्रेणी में रखे थे, जिससे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, उसको अलग श्रेणी में। लेकिन जब अजैव की बात करें तो अजैव भी संसाधन भेजे थे। अजैव में जैसे आपका हो गया पृथ्वी, ठीक है, उसके बाद जल हो गया, प्रकाश हो गया, वायु हो गया, चट्टान हो गया, धातु हो गया, ये सब अजैव संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन को 2 भाग में बांटे हैं, ठीक है। कितने भाग में उत्पन्न किया था भगवान? 2 भाग में। पहला क्या है भाई? जैव संसाधन है, बायोटिक। अब जैव संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसमें सजीव का लक्षण मौजूद हो उसको जैव संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। क्या कहेंगे? वैसा संसाधन। इसका जब आप डिफिनेशन लिखिएगा, परिभाषा लिखिए, क्या लिखेंगे? वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें 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 सजीव का, किसका? सजीव का लक्षण मौजूद हो, जिसमें सजीव का लक्षण मौजूद हो, उसे सजीव का लक्षण मौजूद हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? जैव संसाधन, जैव संसाधन कहेंगे, जैव संसाधन कहते हैं। अब सर जी इसका उदाहरण आप दीजिए कि जैव संसाधन कैसे है। तो जैव संसाधन एग्जाम्पल में आप पहला तो अपना लोग आ जाएंगे भाई, मनुष्य आ जाएगा, जीवित है, पेड़ पौधा आ जाएगा, जीवित है, ठीक है, और कुछ जंतु आ जाएंगे, जीव जंतु। ये सब क्या है? ये सब जैव संसाधन। चूंकि इसमें क्या है? जान है, इसमें प्राण है, ठीक है, इसमें सजीवता का लक्षण मौजूद है, तो ये क्या हो जाएंगे? जैव संसाधन की श्रेणी में इसको रख देंगे। अब बातें आती है सर ये अजैव क्या होते हैं? तो अजैव जस्ट इसका अपोजिट है कि वैसा संसाधन जिसमें सजीव का लक्षण मौजूद नहीं होता, अर्थात जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जान नहीं होता है, तो लिखेंगे वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें 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 सजीव का लक्षण, सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता है, क्या कहलाता है? अजैव संसाधन। क्या कहलाता है? अजैव संसाधन कहलाता है, अजैव संसाधन कहलाता है, अजैव संसाधन कहलाता है। तो ऐसा कौन कौन सा चीज है कि जिसमें सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता है? तो एग्जाम्पल की अगर इसकी बात करें तो आपको पता है सर, कोयला ले लेते हैं। कोयला आप क्या सर सीधा जीवाश्म ले लेते हैं? चलिए क्या ले लेते हैं? जीवाश्म ले लेते हैं। इसमें नहीं है, जीवाश्म में नहीं जान रहता है सर। इसके अलावा चट्टान ले लेते हैं, नहीं रहता है जान सर। हवा ले लेते हैं, जान ही नहीं रहता है सर जी। प्रकाश ले लेते हैं, जान नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद हवा प्रकाश हो गया, उसके बाद प्रकाश में सौर ऊर्जा, प्रकाश कहने का अर्थ है सौर ऊर्जा, ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद है कि इत्यादि कर लीजिए, और भी कई उदाहरण है, ठीक है, पर्वत पठार ये सब हो जाएंगे, इत्यादि हो गए।
तो ये था आपका अजैव और ये था जैव। इनमें समझने में इसको किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान था ये। ठीक है, और पूछ सकता है बताइए जैव संसाधन किसको कहते हैं, 2 नंबर में आ सकता है, और जैव संसाधन किसको कहते हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं। तो परिभाषा के साथ साथ आप उदाहरण भी लिखिएगा, तब जाके संपन्न होगी परिभाषा, अन्यथा नहीं होगी। उदाहरण तो लिखना नितांत आवश्यक है। अब जो दूसरा नंबर बात है, जब उपयोगिता उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने देख लिया, तो अब है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर आप देखिए, उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। अब उपयोगिता के आधार पर हम लोग संसाधन को बांट करके पढ़ेंगे कितने भाग में, तो 2 भाग में है। इसका भी कितने भाग में उपयोगिता के आधार पर हुआ, 2 भाग में। कितने भाग में, 2 भाग में। जो पहला जो भाग है हम लोग का, वो है नवीकरणीय। कौन है, नवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, यानी उपयोग जो हम लोग करते हैं उसके आधार पर अनवीकरणीय संसाधन। 2 ही संसाधन का हम लोग उपयोग में लाते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कैसे सर, अब देखिए, तो इसमें जो बात नवीकरणीय किसको कहेंगे, इसकी पहले चर्चा कर लें। तो नवीकरणीय वैसे संसाधन को कहा जाता है कि जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा, यांत्रिक क्रिया द्वारा, भौतिक क्रिया द्वारा एक बार उपयोग कर लेने के बाद उसकी पुनः प्राप्ति हो जाए। जैसे अगर हम लोग हवा का उपयोग कर लेते हैं तो उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। अगर छोटा सा परिभाषा इसका जानने का प्रयत्न करेंगे तो वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति पुनः ऑटोमेटिक हो जाती है, यानी पुनः हो जाती है, जो चक्रीय होते हैं, जो पुनः उसकी प्राप्ति हो जाती है, नवीकरणीय में आएगी। ठीक है, अनवीकरणीय में वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति तो होती है लेकिन उसमें लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला हो गया। इसमें 2 प्रकार का होता है, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय में धातु आता है और अचक्रीय में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये सब ऐसा संसाधन है जो बनता तो है लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष के बाद बनता है। तो उतना दिन जिंदा रहिएगा जी, नहीं रहिएगा। तो उतना दिन तभी उतना क्या कहते हैं, जैसे अभी कुंभ लगा है, तो कुंभ महाकुंभ लगा है, कहता महाकुंभ 144 साल बाद आएगा। तो 144 साल के बाद तो साक्ष ही नहीं रहेगा मानव का, मतलब अपना लोग का नहीं रहेगा साक्ष। 144 साल तो बहुत, अब 80-70 साल जाते जाते आदमी दम तोड़ देता है। तो और नवीकरणीय संसाधन की अगर परिभाषा की बात करें तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ देखिएगा, वैसा संसाधन, चूंकि 2 नंबर लायक इसको बनाना है परिभाषा को, वैसा संसाधन जिसकी पूर्ति, ऐसे लिखे, वैसा संसाधन जिसकी पूर्ति भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, वैसा संसाधन जिसकी पूर्ति भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तुरंत हो जाता है, क्रियाओं के द्वारा तुरंत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। दिख रहा है यहाँ, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब ऐसा कौन सा चीज है कि जिसका उपयोग करते हैं और उस तुरंत हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, चूंकि इधर तो नहीं दिख रही है, इधर लिख रहे हैं, तो इधर यहाँ लिख रहा है, यहाँ चलिए इसका उदाहरण आप इधर लिख लेंगे। एग्जाम्पल आप तो नीचे से लिखेंगे, यहाँ लिखा क्या, यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल में आप बताइए कि ऐसा कौन सा चीज है जिसकी पूर्ति ऑटोमेटिक हो जाती है, जैसे भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक क्रिया द्वारा वो तुरंत हो जाती है पूर्ति से। तो बोलेंगे आप लोग हवा सर, ऑक्सीजन, हवा। ठीक है, हवा के बाद आप लोग होगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद विद्युत ऊर्जा। आप कहिएगा सर ई कनेक्शन आप बता दिए, तो देखिए अमूमन इसको विद्युत ऊर्जा को नवीकरणीय में रखा जाता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर जल से उत्पन्न करें, जल विद्युत ऊर्जा लगा दीजिए इसमें, जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसी में आप लगा देते हैं, अगर प्रकाश से विद्युत बना रहे हैं तो प्रकाश विद्युत ऊर्जा, अगर हवा से विद्युत बना रहे हैं हवा विद्युत ऊर्जा। चूंकि टरबाइन लगा करके जहां देखिएगा खूब अधिक मात्रा में पवनों का रहता है, ठीक है ना, जहां कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटा
120 किलोमीटर प्रति घंटा, जहाँ खूब तेज हवा चल रही है तो वहां बड़े बड़े टरबाइन लगा करके ऐसे, ठीक है, पंखा लगा करके देखिएगा बिजली का उत्पादन किया जाता रहता है, नीचे टरबाइन लगा रहता है, उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, जब तक ये सब रहेंगे तो बिजली का उत्पादन भी हम लोग कर लेंगे। तो विद्युत ऊर्जा को भी नवीकरणीय में हम लोग रखेंगे, ठीक है, विद्युत ऊर्जा हो गया इत्यादि। अब अनवीकरणीय की अगर बात करें, अनवीकरणीय संसाधन, तो ये क्या हो जाएगा, वैसा संसाधन जिसकी पूर्ति बहुत लंबे समय या बहुत लंबे वर्षों के बाद होती है। पूर्ति तो होती है, बनता है, ऐसा नहीं बनता है, बनता है लेकिन लंबे समय लगता है इसको बनने में, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय बोलेंगे। यानी वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, संसाधन जिसकी पूर्ति होने में काफी लंबे समय, जिसकी पूर्ति होने में काफी लंबे समय अवधि लगता है, काफी लंबी समय अवधि लगती है, तो उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब देखिए यहाँ गौर करिएगा, ठीक है, यहाँ गौर कर, अनवीकरणीय तो ऐसा कौन कौन सा चीज है जिसकी प्राप्ति होने में हमको बहुत लंबा समय का मतलब देना पड़ता है। तो ऐसा चीज है सर जीवाश्म, जीवाश्म में आपका आता है कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये सब ऐसा है, ये तुरंत नहीं, इसी में धातु भी आप लिख सकते हैं, धातु की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि धातु चक्रीय है, वो प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा इसका और भी परिभाषा है कि एक बार इसका उपयोग कर लिए ना, जैसे कोयला, पेट्रोलियम का अगर एक बार आप उपयोग कर लिए तो वो पुनः उपयोग लाने के लायक नहीं रहता है। जैसे कोयला का एक बार उपयोग ले तो वो पूरा राख बन जाएगा, तो फिर राख का तो उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन जैसे जल है तो जल का मान चलिए, अगर इस पे जाइएगा, जल का एक बार उपयोग अगर हम कर लिए तो फिर उसी जल को अगर गंदा भी हो जाएगा तो उसको हम खेत में भी प्रवाहित कर सकते हैं, वो रहता है। लेकिन अगर कोयला को अगर एक बार आप जला लिए तो जलाने के बाद उसका राख बचेगा, राख कोई काम का नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद देखिए पेट्रोलियम है, एक बार जला लीजिएगा फिर दोबारा नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद धातु है, तो धातु पुनः पूर्ति क्या कहते हैं, चक्रीय में आता है, इसकी प्राप्ति होती है, ये चक्रीय में आ जाते हैं, लेकिन अनवीकरणीय में भी धातु को भी रखा जाता है। इसी में आप खनिज भी लिख सकते हैं, धातु खनिज, क्योंकि खनिज में भी धातु का अध्ययन करना रहेगा। ये सब हो गया अनवीकरणीय, ठीक है। तो इतना तक हो गया है, फिर अगली कक्षा में इससे जो आगे दो बच गए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।